विपक्ष देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी से ईडी की ओर से घंटों पूछताछ की जा चुकी है। इसके काउंटर में कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने की तैयारी में है। शुक्रवार को दिल्ली में महंगाई के विरोध में निकाले गए प्रोटेस्ट मार्च के बाद हर राज्य में तरह तरह के प्रदर्शन करने की रणनीति बनाई जा रही है ताकि जनता के बीच में महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी और भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाया जा सके। कांग्रेस इसी महीने 9 से 15 अगस्त के बीच पदयात्रा निकालने जा रही है। हर जिले में कांग्रेसी 75 किलोमीटर की पैदल यात्रा निकालेंगे। 1.5 महीने बाद कांग्रेस नेताओं की ओर से 2 अक्टूबर से भारत जोड़ो पद यात्रा देश भर में निकाली जाएगी। इसके जरिए भी महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश होगी। पिछले 8 साल में ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार के खिलाफ कभी मुद्दे नहीं आए। बेरोजगार, महंगाई के मुद्दे पहले भी आए थे, लेकिन कभी भी कांग्रेसियों ने इस तरह का संघर्ष नहीं किया जो अब कर रहे हैं। 2024 तक कांग्रेस की ओर से लगातार एक के बाद एक प्रोग्राम तय किए जाएंगे जिससे सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में आसानी हो सके। इसके लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल सहित देश भर के बड़े नेता, कांग्रेस के नेताओं को मैदान में उतारा जा रहा है। देश की आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस 8 साल से अधिक समय से सत्ता से बाहर है। कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष के तौर पर भी अपनी पहचान नहीं बना पाई है। एक के बाद एक राज्य कांग्रेस हारती जा रही है। वो केवल राजस्थान और छत्तीसगढ़ तक ही सिमट कर रह गई है, जबकि झारखंड और तमिलनाडु में गठबंधन सरकार में शामिल है। तमाम युवा और जनाधार वाले नेता पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं, जिसके चलते कांग्रेस मुश्किल दौर से गुजर रही है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ, सिंधिया, राजस्थान में अशोक गहलोत, सचिन पायलट, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, हरियाणा में अशोक तंवर, हुड्डा और पंजाब में अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू, उत्तराखंड में हरीश रावत, प्रीतम सिंह के बीच गुटबाजी रही। इसका नतीजा रहा कि मध्य प्रदेश और पंजाब के साथ ही हरियाणा, उत्तराखंड से सत्ता इनकी चली गई। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार है, लेकिन स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी पर नेशनल हेराल्ड मामले में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, जिसकी जांच ईडी कर रही है। इससे देश में सियासी माहौल गरमाया हुआ है। राहुल और सोनिया गांधी का बचाव करने के लिए पहली बार कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। 4 महीने बाद गुजरात, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे। उसके बाद 2023 में कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी पर हाथ डालने के बाद कांग्रेस के सामने अब संघर्ष करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा। स्वाभाविक तौर पर फिलहाल पब्लिक कांग्रेस के साथ जुड़ने वाले नहीं है, जिसके कारण कांग्रेस की ओर से जनता में जाकर इमोशनल कार्ड खेलने की तैयारी है। इसके लिए कांग्रेस की ओर से लंबे संघर्ष करने की भी तैयारी की जा रही है, जिससे कि जमीनी स्तर पर कांग्रेस को खाद्य पानी मिल सके। साथ ही महंगाई, बेरोजगारी के जरिए 2022, 23 और 2024 की चुनावी जंग को लड़ने में भी मदद मिल सके। तो कांग्रेस पार्टी अपने खोए जनाधार को वापस पाने की कोशिशों में लगातार लगी हुई है। यही वजह है कि जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाया जा रहा है। उन मुद्दों के सहारे सत्ता पाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में आपको बता दें कि फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है, ईडी लगातार कांग्रेस के नेताओं पर शिकंजा कस रही है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी ईडी के सामने पेश हो चुके हैं। कई घंटों तक उनसे पूछताछ हुई है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ईडी के सामने पेश होने के साथ ही कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार देखा जा रहा था और तब भी यही सवाल उठ रहे थे, क्या वाकई जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर भी कांग्रेस इतनी आक्रामकता के साथ संघर्ष करती है, प्रदर्शन करती है, या फिर अपने नेता को बचाने के लिए, या फिर अपने नेता को पाक साफ दिखाने के लिए, या फिर ये तय करने के लिए कि देखिए ईडी उनको परेशान कर रही है, इस वजह से इस तरह का प्रदर्शन किया जाता है। आखिर जनता के मुद्दे पर इतनी आक्रामक क्यों नहीं होती कांग्रेस, ये एक अहम और बड़ा सवाल बन रहा था।
और इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ आलोक वत्स जी हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका। कुलभूषण त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। बहुत स्वागत है सर आपका। और अमलेंदु उपाध्याय जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। सर बहुत स्वागत है आपका भी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत त्रिपाठी जी आपके साथ करते हैं। त्रिपाठी जी, बड़ी योजनाएं बनाई जा रही है कांग्रेस की तरफ से और अपनी मौजूदगी को और ज्यादा तेज करने की कोशिश की जा रही है। इस रणनीति के तहत अब किस तरह से कांग्रेस आगे प्रोटेस्ट करेगी, या फिर ईडी के खिलाफ आवाज उठाएगी, सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगी, महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाएगी? त्रिपाठी जी। नेहा जी, देश के सामने इस समय बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। महंगाई बेरोजगारी से हर आदमी त्रस्त है। अभी सीएनजी 10 रुपए और महंगी कर दी गई। ऑटो वाले ऑटो से अपने रोजगार को खो रहे हैं। महंगाई अनाप शनाप बढ़ रही है और वित्त मंत्री जी कह रही हैं कि महंगाई है ही नहीं। इसके साथ ही अगर जो आप शिक्षा की बात करें तो आज अगस्त का दूसरा सप्ताह शुरू होने जा रहा है। पहला पखवाड़ा खत्म होने वाला है। CUET के अभी तक एग्जाम नहीं हो पाए हैं। कब एडमिशन होंगे और कब पढ़ाई शुरू होगी? दिल्ली विश्वविद्यालय के उन कॉलेजों की बात कर रहा हूँ। हिंदू कॉलेज से मैं पास आउट होकर निकला हूँ। वहां पर 16 जुलाई से क्लासेस शुरू हो जाते थे। अगस्त तक कहीं एडमिशन का नामो निशान नहीं है। आखिर ये सरकार कर क्या रही है? आप एजुकेशन को खत्म कर देंगे, हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म कर देंगे, महंगाई बेरोजगारी को बढ़ाते चले जाएंगे और ईडी का यूज और CBI का यूज आप सिर्फ विपक्ष को दबाने के लिए करेंगे, जिससे वो आवाज न उठाएं। अगर जो राहुल गांधी जी और कांग्रेस इस केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करती है तो आप कहते हैं कि ये तो साफ विरोध हो रहा है। दूसरा, मैं तमाम जगह ये आरोप भी सुनता हूं कि साहब विपक्ष अपनी आवाज नहीं उठा पा रहा। मैं नेहा जी बता दूं कि अभी संसद में कुल 788 सांसद हैं। उसमें से 326 सांसद ऐसे हैं जो मोदी जी से विरोध रखते हैं। पूरे देश में 4036 विधायक हैं, जिसमें से 2500 से अधिक विधायक ऐसे हैं जो भाजपा से सहमत नहीं है। ऐसे में कैसे आप कह सकते हैं विपक्ष अपनी आवाज नहीं उठा रहा? जनता तक जा रहा है, लेकिन एजेंसियों का मैसेज नहीं जा रहा सर। जनता तक मैसेज जा रहा है क्या? विपक्ष अगर आवाज उठा रहा है तो ये आवाज कब से उठाई गई, ये भी समझने की जरूरत है। और जिस मैसेज को आप देने की अब कोशिश कर रहे हैं सर, क्या ये मैसेज पहले वक्त रहते जनता को दिया गया? ये भी एक बड़ा सवाल है। मैं आती हूँ फिर पूछूंगी आपसे। बिल्कुल दिया गया। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ एक टिप्पणी की हाँ ये मैसेज जनता तक जा रहा है और जनता को मैसेज दिया गया, तभी आज ये स्थिति है कि इनकी बौखलाहट है कि किसी तरह से एजेंसियों की यूज करके। लेकिन सत्ता पक्ष तो ये कह रहा है कि ये आक्रामकता अगर आप पहले दिखाते तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होता। अब दिखा रहे हैं जब ईडी के सामने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पेश किया जा रहा है। कब नहीं, उनके कहने से तय नहीं होगा कि आक्रामकता कब दिखानी चाहिए। विपक्ष की भी अपनी भूमिका है और विपक्ष भी उसके लिए काम करेगा। आपके निर्णयों के साथ सवाल उठ रहे थे इसलिए आप महंगाई, भ्रष्टाचार, गरीबी और बेरोजगारी को ले आए क्या? नहीं, ये आज हद पार हो गई है महंगाई की। आप स्थिति देखिए। नहीं, हद किसकी पार हुई सर? ईडी की पूछताछ किया महंगाई भ्रष्टाचार की, हद किसकी पार हुई? महंगाई की, बेरोजगारी की, भ्रष्टाचार की, शिक्षा की दुर्व्यवस्था की, स्वास्थ्य की दुर्व्यवस्था की। एक आदमी बीमार पड़ जाए उसको अस्पताल में बेड नहीं मिलता है। आप कहते हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता तो ये कह रहे हैं कि ईडी, ये महंगाई तो एक बहाना है। दरअसल ईडी को धमकाना इनका राजनीतिक षड्यंत्र यहाँ पर देखा जा रहा है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं। कल रविशंकर प्रसाद ने कहा। आपको ऐसा ही लगेगा। मैं भारतीय जनता मुझे क्यों लगेगा सर? मैं तो सवाल पूछ रही हूँ, मुझे क्यों लगेगा? सवाल भी ना पूछूं आपसे सर? आपके लिए नहीं कह रहा मैं, भाजपा के लिए ही कह रहा हूँ कि उनको ये इसीलिए लगेगा क्योंकि उन्होंने एजेंसियों को फ्रंटल बना के यूज करना शुरू किया है और जब उनका ये सच सामने आ रहा है तो उनको तकलीफ होगी, तब वो ऐसा कहेंगे। एक्चुअली ईडी आज पूरी फुल फॉर्म ये हो गई है इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इलेक्शन डिपार्टमेंट बना दिया है। चुनाव के आधार से आप ईडी को यूज करते रहिए। चुनाव के आधार पर आप ईडी का इस्तेमाल करते हैं क्या आलोक वत्स जी? अब तो कांग्रेस भी आक्रामक दिखाई दे रही है और 9 से 15 अगस्त तक इस बीच में पदयात्रा निकालने की कोशिश की जा रही है और योजना बनाई जा रही है। हर जिले में कांग्रेसी 75 किलोमीटर की पैदल यात्रा निकालेंगे। भारतीय जनता पार्टी डर गई है क्या? आलोक जी, आवाज नहीं मिल पा रही आपकी। आलोक जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अब हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। चलिए आलोक जी का एक बार फिर से रुख करेंगे। उससे पहले
वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सर, आपसे मैं समझना चाहूंगी, अमलेंदु जी, जिस तरह से फिलहाल राजनीतिक घटनाक्रम देखे जा रहे हैं, कांग्रेस सड़क पर है, संसद में भी हल्ला बोल रही है, सरकार के खिलाफ पूरी तरह से लामबंद नजर आ रही है। क्या लगता है कि वाकई यही एक विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए, या फिर आपको लगता है कि ये मजबूरी हो गई कांग्रेस की, इसलिए आज सड़क संसद में हल्ला बोला जा रहा है सरकार के खिलाफ? अगर ये मजबूरी हो गई है कांग्रेस तो मुझे लगता है कि ये मजबूरी भी ठीक समय पे है और ये मजबूरी जरूरी थी, क्योंकि सरकार को निरंकुश नहीं होने दिया जाना चाहिए। और अगर सरकार के खिलाफ जो विपक्ष खड़ा नहीं होगा और विपक्ष जनता की आवाज नहीं उठाएगा तो विपक्ष का होना भी फिर बेकार है। विपक्ष होता ही इसीलिए है कि सरकार की नीतियों की आलोचना करे, जनता के मुद्दे उठाए। सरकार भी इसीलिए होती है कि जनता के मुद्दों को बिना विपक्ष की आवाज उठाए हुए उसको समझे। अगर सरकार नहीं समझ रही है और विपक्ष भी अगर खामोश बैठा है तो फिर डेमोक्रेसी नहीं। डेमोक्रेसी तभी है कि जब सरकार जो है वो अपना काम करे और विपक्ष सरकार को रास्ते पर लाने की कोशिश करे और जनता की आवाज उठाए। इसलिए अगर कांग्रेस की यह भूमिका जो इस समय दिखाई दे रही है, अगर वो देर से भी है तो मुझे लगता है वो देर से भूमिका भी एक विपक्षी पार्टी होने के नाते और देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने के नाते एक अच्छी भूमिका इस समय कही जा सकती है। अब ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि वो इस सरकार जो है वो विपक्ष की कितनी बात सुनती है, अपनी नीतियों की कितनी जो है वो समालोचना करती है, कितना उन पर पुनर्विचार करती है, या इसको सिर्फ हवा में उड़ाने की कोशिश करती है कि ये जो है सिर्फ विपक्षी दलों का आरोप है। अगर विपक्षी दलों के आरोप प्रत्यारोप भी है, अगर उन आरोप प्रत्यारोप के बीच कहीं जनता की आवाज भी आ रही है तो मुझे लगता है कि सरकार को उस पर निश्चित तौर पर ध्यान देना चाहिए कि जनता की आवाज कितनी है और विपक्ष का इसमें आरोप कितना है। तो उसको सरकार के अंदर लोग अच्छे लोग बैठे हुए उसको लग करके देख सकते हैं इसमें जनता की आवाज कितनी, विपक्ष का आरोप कितना है। ठीक है आलोक जी, क्या वाकई तानाशाही चल रही है? क्या देश में हिटलरशाही चल रही है? महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी अगर सड़कों पे उतरती है तो एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। अब तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि वे जो चाहे कर सकते हैं, उनकी सरकार है, वो तानाशाही है, वो जो चाहे कर सकते हैं। देखिए नेहा जी, ये अच्छी बात है कि कांग्रेस थोड़ी मुखर हुई है जनता के मुद्दों पर, लेकिन बहुत देर से मुखर हुई है। लोकतंत्र में जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार ने कहा और मैं भी इस बात को मानता हूं कि विपक्ष की मजबूती भी निहायत जरूरी है स्वस्थ लोकतंत्र को जीवित रहने के लिए। और दूसरी बात, कांग्रेस को यह समझ में आई, सबसे पहले तो इन्होंने आंदोलन किया जब ईडी ने इनके नेताओं को प्रश्न पूछे और इनको उत्तर देने के लिए अपने दफ्तर में बुलाया। तब इन्होंने हंगामा खड़ा किया, एमपीओ को भी इकट्ठा कर लिया, एमएलए को भी इकट्ठा कर लिया। और इनका क्या मंशा था कि इनके हंगामा करने से तो छोड़ देंगे, तो मोदी जी ने करवा दिया। अरे अगर आप बात साफ है तो ईडी के दफ्तर में जाइए, अपना एक्सप्लेनेशन दीजिए। अगर आपको कोई केस नहीं है तो आप बरी हो जाइएगा। लेकिन इनको अच्छी तरीके से पता है कि इसमें घोटाला हुआ है और बहुत लंबा बड़ा घोटाला हुआ है। यंग इंडिया को एजीएल ने 90 करोड़ रुपए के बदले 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी बेची। आज न कल इसका दूध का दूध और पानी का पानी साफ होगा और मुझे विश्वास है कि ये दोनों बड़े नेता जेल जाएंगे। लेकिन उस मुद्दे को जब इन्होंने देखा कि अब जनता के बीच में तो गलत मैसेज चला गया है, तो इन्होंने अभी महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा उठाकर देशव्यापी आंदोलन किया। ये लोकतंत्र में जायज है, आपको ये सब करने का अधिकार है। महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है या नहीं? महंगाई बेरोजगारी पर आप जितना आंदोलन कर सकते हैं कीजिए, लेकिन नहीं, महंगाई बेरोजगारी पे आप जितना आंदोलन कर सकते हैं कीजिए, महंगाई बेरोजगारी कम नहीं होगी। आलोक जी, ऐसा है क्या? मैंने ये नहीं कहा नेहा जी, आप जबरदस्ती मेरे मुंह में डाल के नहीं, मैं आपके कोई शब्द मुंह में नहीं डाल रही, मैं पूछ रही हूँ सर। ये तो हक है ना मुझे सर, ये तो मेरा काम है ना कि मैं पूछूं सवाल आपसे। आपको पूरा हक है मुझे करना करने का, लेकिन मुझे भी पूरा हक है अपनी बात को बोलने का। जी। जनता के बारे में मैंने ये कहा कि जनता इस महंगाई को देखते हुए वैश्विक स्थिति से अच्छी तरीके से वाकिफ है कि विश्व में कितना बड़ा आर्थिक मंदी आया हुआ है और हिंदुस्तान के अंदर उन्हीं चीजों के बड़े हुए हैं कहती है कोई महंगाई है ही नहीं, समस्या है ही नहीं, त्रिपाठी जी मुझे बोलने दीजिए। नहीं, आप बता दीजिए, महंगाई कोई समस्या नहीं, आप बता रहे विश्वव्यापी समस्या। मैंने ये नहीं कहा कि समस्या नहीं है, मैंने कहा
आप मुझे बोलने दीजिए, फिर आपको जो बोलना है। समस्या है या मैंने नहीं है, बस इतना बता के मैंने बोलिए। कहा कि महंगाई है, मानता हूँ महंगाई एक समस्या है, लेकिन चलिए, यहाँ कम से के कम लोग वित्त प्रबुद्ध मंत्री से हैं, थोड़े ज्यादा समझदार हैं आप। यहाँ के लोग प्रबुद्ध है। जो आपको 403 में एक सीट दिए और हमें फुल मेजोरिटी में सरकार बनाने को दिया, यही महंगाई महंगाई चिल्लाते बहुमत से रहे। जीतता था। थोड़ा इतिहास देखिए, जर्मनी में हिटलर बहुमत से जीत के आता था एजेंसियों का दुरुपयोग करके। बाद में हाल क्या हुआ था वो भी पता होगा। हम अगर एजेंसी का दुरुपयोग किए हुए थे तो सपा को 135 सीटें नहीं मिलती। नहीं, ये परिपाटी कौन सिखा के गया है त्रिपाठी जी, ये भी तो समझ लीजिए। ये परिपाटी किसकी सिखाई हुई है सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करने की? ये आरोप किस पे लगते रहे हैं, ये भी यहाँ पर सोचने की जरूरत है। लेकिन अब जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है उस पर क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं? त्रिपाठी जी, सीधा मैं रुख आपका कर लेती हूँ, क्योंकि जो प्रदर्शन आप लोगों का हो रहा है उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। और सवाल कल भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने उठाया। कह रहे हैं कि कांग्रेस इतने दिनों से तो अपने सामान्य कपड़ों में प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन 5 अगस्त को जिस दिन श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ, उसी दिन काले कपड़ों में प्रदर्शन किया गया। इससे राम भक्तों का अपमान करने वाली कांग्रेस का आचरण एक बार फिर से जग जाहिर हो गया। रही भावना जैसी कब मूरत देखी तिन तैसी। नेहा जी, ये लोग जो झूठा पूजा पाठ और राम के नाम का एक ढिंढोरा लिए पीट रहे हैं, दरअसल ये खुद रामद्रोही हैं कि अपनी ढाल बनाने के लिए कब तक राम को लाते रहेंगे। अगर जो उस दिन पहले से घोषणा कर दी गई कि 5 अगस्त को पूरे देश में हमारी पार्टी विरोध करेगी महंगाई का और बेरोजगारी का, क्योंकि ये अताशाही तानाशाही सरकार सुनने को तैयार नहीं है। और अगर जो राहुल जी आवाज उठाएंगे तो आप ईडी ले आएंगे, आप सीबीआई ले आएंगे, आप अरेस्ट कर लेंगे, आप 24 अकबर रोड को छावनी बना देंगे। तो अब ठीक है, हम रोड पे उतर के आ रहे हैं। 9 अगस्त से 15 अगस्त तक आपको एहसास करा देंगे। आज आप कह रहे घर घर तिरंगा, आम आदमी बेचारा अपना घर नहीं बचा पा रहा है, कह रहा तिरंगा तो है, घर दे दो जिस पे लगा ले। अरे घर तो दे दीजिए, आप रोटी तो दे दीजिए, आम आदमी से रोटी छीन ली आपने। नहीं, क्या आपने राम भक्तों का अपमान किया काले कपड़े पहनकर? काले कपड़े विरोध का प्रतीक होते हैं और इस तानाशाही सरकार का विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है और करती रहेगी। अब सड़क पर उतर आए हैं, संसद में। ठीक है आलोक जी, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है ये हिंदू विरोधी पार्टी है? ये हिंदू विरोधी पार्टी है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने हिंदू मुस्लिम वाले माहौल पर जवाब देते हुए बिस्मिल्लाह से लेकर गणेश वंदना तक सुना दिया और ये भी बोल दिया कि एक बार मुख्यमंत्री जी बिना देखे पढ़ के दिखा दें। ये भी कहा कि वेद के जो श्लोक है वो क्या होते हैं वो भी उन्होंने पढ़े और भगवत गीता भी सुना के उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की कि हिंदू मुस्लिम एकता किस तरह से और किस तरह से देश चलता आ रहा है। आज इतनी खाई क्यों पैदा हो गई? ये की बात है, अगर उन्होंने हिंदुत्व के श्लोक पढ़े हैं तो विद्वान आदमी है, जो भी विद्वान आदमी होता है वो उर्दू पर भी उतनी ही पकड़ लगता है जितनी हिंदी और अंग्रेजी पर। तो ये अच्छी बात है और इस तरीके की पहल से हिंदू मुस्लिम एकता कुछ गड़बड़ होती है तो उनके इस वक्तव्य का मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन पार्लियामेंट और विधानसभा, नेहा जी, एजुकेशनिस्ट का जगह नहीं, वो बहुत स्कॉलर और लर्नेड लोगों का जगह नहीं है। वहाँ उस कॉमन आदमी का रिप्रेजेंटेटिव है जो अपनी यहाँ की समस्याओं को उस पटल पर रख के उजागर कर सकते। आपने देखा है कि 10वीं 8वीं पास भी एमपी और एमएलए बन के चले आते हैं। तो उनका काम है वहाँ पर पार्लियामेंट और विधानसभा में आपको डॉक्टरेट और प्रोफेसर लेवल के और इस तरीके के लोग बहुत कम मिलेंगे। ज्यादातर लोग सामान्य पृष्ठभूमि से आते हैं जिनका मेन काम है अपने इलाके की समस्याओं को लाकर प्रबुद्ध रूप से वहाँ उजागर करना। और यही बात ये काले कपड़ों में जो 5 तारीख को कल जो इन्होंने, देखिए इनको ये ध्यान रखना चाहिए था कि कल राम जन्मभूमि का इसकी शुरुआत हुई थी तो इनको उस तारीख को अवॉइड करना चाहिए था क्योंकि देश में आपके कहने से कौन सी कब शुरुआत होती है? मंदिर का निर्माण और मंदिर की द्वार पूजा और वहाँ से 1989 से शुरू हो गई राजीव गांधी के समय। सुन लेते हैं, बैठे आप बीच में नहीं बोलेंगे, आप तय करेंगे कौन कब बोलेगा। आप कुछ भी बोलते हैं, जिसकी बारी है वो उसको बोलने दीजिए। लेकिन इसका क्या मतलब होता है? नहीं त्रिपाठी अभी आपको धन्यवाद भी दे रहा था, हमारे नेताओं की आप तारीफ कर रहे हैं। आलोक जी बोल रहे हैं ना, देखिए ऐसे नहीं, बीच में नहीं। ठीक है आलोक जी। मैंने ये कहा कल देश में खुशी का माहौल था, राम जन्मभूमि की बात हो रही थी, उसमें काले कपड़े पहनना
ये एक तरीके का मातम मनाने वाली नहीं, बात तो राम जन्मभूमि पे जाके थोड़ी ये विरोध कर रहे थे, ये तो कहीं देश भी भर कर में रहे किया जा रहा थे। देश कल राम जन्मभूमि की शुरुआत की पहली सालगिरह मना रहा था, उसमें सारे हिंदू के दिल में एक अलग भावना थी। उसमें ये काले कपड़े, ये चंदन लगा के, काले कपड़े पहन के इस तरीके की बातें एक दिन बात कर लेते, लेकिन कल करना ये हिंदू के प्रति अपमान था, हिंदू राम के प्रति अपमान था। हमारी ऐसी मान्यता है। ठीक है, ठीक है, आपके तय करने से नहीं होगा नेहा जी। मैं त्रिपुंड लगा के बैठा हूँ, रुद्राभिषेक करके आ रहा हूँ, मैं सनातनी हिंदू हूँ, मैं कैसे राम का विरोधी हो सकता हूँ? ये कहने वाले खुद रामद्रोही हैं जो ऐसा कहते हैं। कब तक राम को ये यूज करते रहेंगे और चुनाव और जनता के बीच बाजार में बेचते रहेंगे? अब इनका ये दाव फेल हो चुका है। अब सबको पता है कि ये झूठे हिंदू हैं, धर्म हिंदू है। ठीक है, अब मलेंदु जी, अब सवाल इस बात को लेकर है सर, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है, यात्रा करने की जो शुरुआत की जा रही है, ऐसे में गुटबाजी में बटी हुई कांग्रेस का क्या वाकई इन यात्रा, इन प्रदर्शनों से पुनरुद्धार होगा क्या? जी नेहा जी, तौर पे कांग्रेस का पुनरुद्धार हो या ना हो, लोकतंत्र का पुनरुद्धार अवश्य होगा और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। विपक्ष की आवाज उठती रहनी चाहिए, विपक्ष को जनता की आवाज उठाते रहना चाहिए। कांग्रेस का पुनरुद्धार हो या नहीं हो, ये कांग्रेस का अपना अंदरूनी मसला है, उनको तय करना है कि उनका पुनरुद्धार किस तरीके से होगा। लेकिन जो विपक्ष की जिम्मेदारी है जनता के सवाल उठाना, उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। मुझे लगता है कि कांग्रेस जो जनता के सवालों को लेकर के आगे अब आ रही है, तो इसका मुझे लगता है स्वागत किया जाना चाहिए। सत्ता पक्ष भी इसका लगातार स्वागत कर रहा है। तो इसलिए जो है ये तो स्वागत की योग्य चीज है। बाकी अब जो उनकी गुटबाजियां हैं वो तो उन्हीं को तय करना है, हम और आप या कोई और बैठ के तो उसको तय करेगा नहीं। वो उनकी गुटबाजियां हैं कि नहीं है, गुटबाजियां किस दल में नहीं है, हर दल के अंदर गुटबाजी है, तो सबके अंदर होती है। किसी की सतह के ऊपर होती है, किसी की सतह के अंदर होती है। तो राजनीति में अगर गुटबाजी नहीं होगी तो प्रतिस्पर्धा भी नहीं होगी, तो उस गुटबाजी को प्रतिस्पर्धा के रूप में भी देखना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से कल महंगाई के सवाल को लेकर के कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी सड़क पर उतरे, और उससे पहले साल भर पहले जयपुर में अधिवेशन हुआ महंगाई के खिलाफ ही कांग्रेस का, तो निश्चित तौर पे महंगाई एक मुद्दा है। और अभी तक भारतीय जनता पार्टी जिसको मुद्दा नहीं मान रही थी, अब देखिए भारतीय जनता पार्टी भी इसको मुद्दा मानने के लिए मजबूर हुई है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जनता के बीच नाराजगी महंगाई को लेकर के है, और सरकार भी इस चीज को अच्छी तरीके से समझ रही है कि इससे महंगाई बढ़ रही है। तो अब सरकार को सोचना ये है कि जनता की नाराजगी दूर किस तरीके से हो और ये महंगाई कम किस तरीके से हो। बिल्कुल, ये मुद्दे हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं उन मुद्दों को ही उठाने की कोशिश जो कांग्रेस पार्टी ने की है, ये बताता है कि अब कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं अपनी रणनीति में बदलाव कर रही है और एक अच्छा संदेश देने की जनता में कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।